नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ प्रोफ़ेसर डॉक्टर रतन लाल जी से। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम प्रश्न हैं, हमारे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम उनसे पूछेंगे और उनसे ही उत्तर लेंगे आप लोगों के लिए। तो मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रोफ़ेसर रतन लाल जी, आपका नेशनल वर्ल्ड में। शुक्रिया, शुक्रिया और आपको भी बहुत-बहुत बधाई कबीर जयंती की भी और जितने साथी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को उन सभी को बधाई और साइंस जर्नी को, रैशनल वर्ल्ड को बधाई कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। लगातार साइंटिफिक तरीके से रेफरेंस के साथ बात उठा रहे हैं इसलिए आपको बधाई और शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी। मेरा तो सबसे पहले आपसे एक सवाल है, जैसे इंडियन हिस्ट्री में देखा जाता है कि लोग जब भी कोई महापुरुष हुए हैं या यहाँ के जो शासक हुए हैं, उनके नाम पर किताबें लिखी गईं, जैसे उसके पीछे नामा लगाया जाता था। जैसे हमने हुँ। देखा बाबरनामा, शाहजहाँनामा, अकबरनामा, इस तरह के नामा की पद्धति चलती रही और उनसे इतिहास ज्ञात होता है, भले ही कुछ भी रहा हो। आपका चैनल है या आप जिस चीज़ के संपादक जाने जाते हैं, वो नाम है अम्बेडकर नामा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका ख़्याल आपके मन में कैसे आया कि नामा वर्ड लगाकर और अम्बेडकर जी के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए? एक्चुअली मैं ये कुछ ऐसा सोच के नहीं लॉकडाउन के समय आप जी, जानते हैं कि मैं पढ़ाने के अलावा मैं एक्टिविस्ट भी हूँ, तो लगातार घूमता रहता हूँ भारत के कई हिस्सों में। अब 2020 लॉकडाउन लगा था तो मैं करता क्या? तो घर पे ही बैठा था, तो मेरे बेटे ने एक यूट्यूब चैनल मेरे लिए बनाया और बोला कि आप इसी पे रोज़ बोलिए, अम्बेडकर साहब को पढ़िए और इस पर बोलते रहिए। तो कई एक्सपेरिमेंट हुआ इस नाम के साथ और चूँकि मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो नामा ये बड़ा फिट बैठा उसमें। अकबरनामा, बाबरनामा, अम्बेडकरनामा। मुझे लगा कि एक ही वर्ड में जो है ना पूरा मैसेज जो है, वो लोगों के बीच पहुँच जाए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो उसमें पूरा जो लोगो में पेन लगा हुआ है और बाबा साहब का की तस्वीर उसमें फ़ोटो लगी हुई है। और मैं बहुत टेक सेवी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है। एक मोबाइल फ़ोन से ही सारा ये दुनिया चलता है और ये बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे। पहले लाल की क्लास, काम की बात लाल की क्लास रखा था, फिर 1-2 नाम और आया लेकिन फाइनली वी लैंडेड अप अम्बेडकरनामा। तो यही था इसके पीछे मुझे लगे कि अ, मैं इतिहास का छात्र हूँ इसलिए जानता हूँ कि सिम्बोलिज़्म का प्रतीकों का मतलब होता है। तो एक वर्ड ही ऐसा हो जिससे कि पूरा मैसेज चला जाए, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि यही नाम ठीक है अम्बेडकरनामा और अब कुछ लोग सुनते भी हैं, म मुझे पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट है। लेकिन इसका प्राइमरी जो काम था जैसे आज कबीर साहब की जयंती है, आप सबको बधाई और कबीर साहब पे पिछले साल मैंने कई वीडियोज़ बनाए थे, कि इसका पर्पस है कि साइंटिफिक रैशनल डिस्कशन, बातें, खास मुलाकात, बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग, बहुजन नायकों की जयंती, उनकी डेथ एनिवर्सरी, तमाम इस तरह के जो बात हैं और इसके साथ-साथ जो कंटेम्परेरी रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को इस पर लाया जाए और चूँकि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और आजकल मिथक को ही लोग इतिहास समझ लेते हैं। तो ऐसे जी, ज़माने में हमारे आपके जैसे लोगों की चुनौतियाँ ज़्यादा गंभीर है कि उस पूरी जमात को, पूरे बहुजन जमात को और वैसे लोगों को जो तार्किकता और विज्ञान में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, उनको ऑथेंटिक ओरिजिनल बातों से रूबरू कराया जाए। तो ये सब ध्यान में था और चलिए वो मैं शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं शायद ये खोल भी नहीं पाता। तो आपदा ओके। में अवसर मोदी जी ने कहा था लेकिन आप आपदा में अवसर जो है ये भी हो गया कि मैंने एक कम्युनिकेशन का मतलब एक चैनल शुरू किया बातचीत करने के लिए मैं एडिटर हूँ इसका और क्लास लेने के बाद और सोशल एंगेजमेंट के बाद अ, अगर डेमोन्स्ट्रेशन हो, सेमिनार हो, इसके बाद जो समय मिलता है, वो समय अम्बेडकरनामा को ही दिया जाता है। कई बहुत सारी किताबें उनकी मैं पढ़ के सुना चुका हूँ और जो साथी सुन रहे हो, कोई टेक सेवी हो, तो थोड़ा मदद भी करें। तो जी। यही सब यही यही बैकग्राउंड था जिसमें अम्बेडकरनामा की यात्रा शुरू हुई थी। जी। बहुत शुक्रिया आपका बहुत ही खूबसूरत उत्तर देने के लिए। यहाँ पे एक जी, सिंधु जी। जो हैं ये लिखते हैं रतन लाल सर वन मैन आर्मी। बहुत शुक्रिया आपका एक सिंधु। देखिए ऐसा है एक मिथक है जो कहा जाता है कि वी आर सेल्फ मेड। Nobody is self-made on the earth. Nobody is one man army.
राइट? हुँ, हुँ। बिकॉज़ आपके बनने में आपके घर के लोगों, आपके दोस्तों, आपके टीचर्स, सबका कहीं न कहीं इनपुट होता है। और मैंने अपनी जो किताब लिखी थी, उसका जो मैंने थैंक्स जो मैंने दिया था, वो मैंने अपने क्रिटिक्स, मतलब अगर सीधा शब्द में कहें तो मैंने अपने शत्रुओं का भी शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से जी, जो आपने चुनौतियाँ मुझे पेश की, उसकी वजह से लगातार मैं काम करता रहा। तो जी। जो भी एक सिंधु वाइफ हैं, एक सिंधु हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर समय जब-जब नई-नई चुनौतियाँ आती हैं आपके सामने, तो आप नए सवाल भी तलाश करते हैं। तो जो चुनौतियाँ पेश करते हैं, उनका भी आपके बनने में, हम सबके बनने में योगदान होता है। इसलिए नोबडी इज़ सेल्फ मेड, नोबडी इज़ वन मैन आर्मी। हमारे साथ बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएँ, सब कुछ जुड़ी होती हैं। कई लोग तरह-तरह से मदद करते हैं। ज़ाहिर है, प्लेयर आप हैं फ्रंट पे, तो ज़्यादा मेहनत आपको करना होगा, ये तो तय है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। जी। जी, तो हम बढ़ते हैं। मेरा एक अगला प्रश्न है आपके साथ कि मैंने आपकी फ़ेसबुक पोस्ट देखी थी, शायद नवंबर मंथ की है। उसमें जी। एक वीडियो था जिसमें महिलाएँ जो हैं अशोक स्तंभ की पूजा कर रही थी और शायद आपने वो लाइव वीडियो दिखाई थी। तो उस समय 2019 में मेरे ख़्याल से आपका अम्बेडकर नामा नहीं था। एक मिनट। तब आपके हाँ, मन हाँ। में इस दृश्य को देखकर क्या सीन उभरे थे? मतलब आप क्या सोचते थे तब? देखिए, अभी मैं सिरपुर में भी था। सिरपुर जी। अ, रायपुर के पास है। और मैंने काशी प्रसाद जायसवाल जो कि बड़े राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन पर शोध भी किया है, कई किताबें प्रकाशित की हैं, संपादित और लिखित। मेरा जी। मानना है कि जितने भी बौद्ध स्थल हैं, चाहे वो स्तूप हो, विहार हो, चाहे अशोक स्तंभ हो, सबका धीरे-धीरे ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, उसका कब्जा कर लिया। तो हुँ, अशोकन हुँ। पिलर है और उसको बाबा समझ के वहाँ पे पूजा होता है, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, कुछ झाड़-फूँक करते हैं और तमाम ये सब करते हैं। तो उस बनने का वो तो स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल था, राज सत्ता का प्रतीक था पिलर। और वो जी। अब जो है ना, पुरोहितों के कमाई का अड्डा बन गया है। जितने काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा है कि रामेश्वरम धाम जो है अभी बुद्धिस्ट सेंटर है। आप चले जाइए, उड़ीसा में चले, जगन्नाथपुरी चले जाइए। कई जगह जो है बुद्धा को ढक दिया गया है और कहा गया है कि विष्णु हैं। सिरपुर में मैंने देखा बहुत सारे साइट को जो है ना कन्वर्ट मंदिर बनाने की कोशिश है। अब बना भी ली गई है उसमें। तो हुँ, ये हुँ। सारे बुद्धिस्ट जहाँ भी खुदाई हो रहा है, बुद्धिज़्म ही निकल रहा है। जी। तो एक तरह से मैं तब कई बार मैं कह चुका हूँ कि जितने बुद्धिस्ट अनुयायी हैं, चाहे मोंक हैं, इनको अपने धार्मिक स्थलों, बौद्ध विहारों, स्तूपों और तमाम जो मठ हैं, इनके घर वापसी का आंदोलन करना चाहिए। देश में जब जी। खुदाई हो रही है तो पूरा डीप खुदाई हो, और जो बौद्धों का है, वो बौद्धों को वापस दिया जाए। काशी प्रसाद हुँ, हुँ। जायसवाल ने लिखा है कि रामेश्वर धाम में जिसको शैतान बोल के चपत लगाया जाता है, वो शैतान नहीं है, बुद्ध की मूर्ति है। तो यहाँ जी। पे जो है, जो कब्जा किया गया है, इस पे तो बहस होनी चाहिए। और मैं बार-बार बौद्ध भिक्षुओं से और बौद्ध लोगों से, और जो लोग उनके सिम्पैथाइज़र हैं, खाली घर में सोने से और मठ में सोने से थोड़ी आपको ये सब वापस मिल रहा है। तो इसके लिए तो आंदोलन हो जाए कि जितने बुद्धिस्ट साइट है, आप कुरकिहार चले जाइए। 17 में मैं कुरकिहार भी गया था, गया के पास एक जगह है। जी। कुरकिहार मठ का जो है एक्सकवेशन काशी प्रसाद जायसवाल के ज़माने में हुआ था, हर चीज़ में। और वहाँ सारा बुद्धिस्ट मूर्तियाँ मिली थी, बुद्धिस्ट रेमेन्स है, बुद्धिस्ट मठ था वो। और जाके देखिए, वहाँ मंदिर बन गया, अंदर राम सीता है और बाहर जो है हनुमान जी का मूर्ति लग गया है। वो तो मेरे फ़ेसबुक पे जाइए, फरवरी 2017 का फ़ोटो है, आपको मिलेगा। जी। तो ये तो मेरा कहना है कि जितने बुद्धिस्ट साइट, उनको ही कब्जा कर लिया गया। इसलिए खुदाई हो रही, तो मस्जिद की भी खुदाई हो रही, तो थोड़ा डीप खुदाई हो, थोड़ा अच्छे से खुदाई हो। कहीं वहाँ बौद्ध विहार तो नहीं है, कहीं वहाँ बौद्ध स्तूप तो हुँ। नहीं है। तो ये एक पूरी साजिश है
कि जितने बौद्ध स्तूप यार, इसको जो है मोदी साहब जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ बुद्ध हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, उसका कंजर्वेशन का कोई एफर्ट्स नहीं, उल्टे यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। तो ये पैराडॉक्स है और इस आवाज को बुलंद करनी चाहिए। इसलिए मैंने जो लौरिया नंदनगढ़ का था, वो चंपारण का, जो आपने देखा होगा जी। वीडियो, तो जहां मैं जाता हूँ इस तरह के जो साइट्स मिलते हैं उसको फोटोग्राफ्स में जरूर डालता हूँ, और सबका ब्राह्मणीकरण हो रहा है इस तरह के साइट्स का। हम्म। जी। जी। अच्छा, यहाँ पे सर आपके लिए राकेश रिढनाल लिख रहे हैं, एसजे सर और रतन लाल सर दोनों भारत समाज के मील के पत्थर हैं, दोनों स्ट्रीम को दबा कर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका रेशनल रिढनाल जी। और प्रोफेसर रतन शुक्रिया लाल जी तो शुक्रिया। बिल्कुल ही बेशक ही मील के पत्थर हैं। मैं आगे और भी चीजें बताऊंगा अभी आप लोगों को। प्रश्न भी पूछेंगे, बेसिकली हम प्रश्न पूछेंगे, जवाब उन्हीं से लेंगे। शुक्रिया आपका रिढनाल जी। आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको कब्जाया गया है और उस पर लोग खामोश हैं, तो वो खड़े होने चाहिए, बोलने चाहिए। सर एक मेरा बात और अगला कहता एक हूं मैं, प्रश्न। हाँ जी। एक बात जी। और कहता हूं, जी। कि आर्यों के भारत में आने से पहले भी यहाँ सभ्यता थी। जी। लोग नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे। अगर हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो तरह तरह के हम्म। सिंबल प्रतीक आपको मिलेंगे। इसलिए जी। आदिवासी भाइयों को भी उनके देवताओं को जो कब्जा किया गया है, उसका तथाकथित हिंदूकरण किया गया है टीका चंदन लगा के, हम्म। उनको भी अपने देवताओं को के घर वापसी कराना चाहिए। बाबा हाँ। साहब कहते थे ना नागवंशी के बारे में, तो यहाँ के जो अर्स्टवाइल अस्पृश्य जो अभी शेड्यूल कास्ट हैं, तो उनके भी तो सिंबल्स, प्रतीक, मानक, आस्थाएं रही होंगी कि सब कुछ ब्राह्मणों का थोड़े ही, आर्यों का थोड़े ही। उनके भी घर में हम्म। तो कुल देवता रहे होंगे, तो उनको भी सब कुछ छोड़ मत दीजिए कि सब कुछ उन्हीं का है तब आपके पास कुछ नहीं है। तो हम्म। आपके आपके जो पूरी लिगेसी है, उस लिगेसी पे अपना कब्जा बोलिए, अपना अपना दावा ठोकिए, उसको वापस लीजिए, नहीं तो आपके पास बचेगा कुछ नहीं। भाई, आर्यों के आने से पहले यहाँ नृत्य नहीं था, संगीत नहीं था, त्योहार नहीं था, लोगों की आस्थाएं नहीं थी। गांव में तो अभी भी मैं देखता हूँ कि हर के घर में वो हम्म। कुल देवता होते हैं। अभी आएगा जी। सावन, या उस समय जो है खीर और पूरी बनता है, घर में ही बनता है। तो हम्म। दुनिया नास्तिक बहुत कम लोग होते हैं, आस्तिक होते हैं, उनके घर में ही रहता है। तो सबको ब्राह्मणवाद कह के जो आप नकारिएगा, सबकी आस्थाएं होती है तरह तरह से। नाग पंचमी होता तो नाग कहाँ से आया, नाग कहाँ से आया, तलाशिए। क्या हड़प्पा सभ्यता में लोग त्योहार नहीं मनाते थे, डांसिंग गर्ल कहाँ से आ गई? तो हम्म। अपनी जो विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी जो है ना दावा ठोकिए उस पर कि हमारा है। सब कुछ आप छोड़ देंगे तो आपके पास ना भाषा है, ना बोली है, ना नाम है, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है। तो अपनी लिगेसी जो है, अपने पूर्वजों को लिगेसी, उस पर दावा करना पड़ेगा। अपने जो आपके कुल देवता हैं, हम माने चाहे नहीं माने, हो सकता है आपकी माँ, आपकी दादी मानती हो। आपकी हम्म। माँ और दादी अगर घर में कुल देवता की पूजा करती हैं, तो वो सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए नहीं करती। वो करती हैं कि जी। मेरा बेटा, मेरा पोता स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। वो प्रकृति पूजक लोग हैं। तो ये आजकल कुछ अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो बगैर सोचे समझे सब कुछ वो कह देते हैं, एवरीथिंग ब्राह्मणवादी है, ये ब्राह्मण मनुवादी है। तो आपके पास है क्या, ये जरा उनसे पूछ लीजिए, कुछ भी तो नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी। जी, कहने का अपनी मतलब है कि विरासत पे हमारी। धावा बोलिए। कबीर हाँ पे हाँ जी। बहस नहीं करेंगे, कबीर पे बहस नहीं करेंगे, उनके उनके इहलौकिक दर्शन को नहीं समझेंगे, भौतिकवादिक दर्शन को नहीं समझेंगे, तो ब्राह्मण लोग दावा ठोक दिया है कि तो ब्राह्मण ही से जुड़े हुए थे। नहीं। जी। जी। जी सर, तो मेरा अगला प्रश्न यही है, मेरा अगला प्रश्न जी यही है कि कबीर, आज तो कबीर जयंती है, तो क्या जी, कबीर जी का भी ब्राह्मणीकरण हुआ है? तो कोशिश तो हुई है, जी। वो कोशिश तो हुई है। अगर ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, अगर कहते हैं ना, हम कबीर पे एक्सपर्ट नहीं, बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है, मोटा मोटी पढ़े हैं। मेरा हम्म। एक्सपर्टीज जो है काशी प्रसाद जायसवाल और प्राचीन भारत पर है। लेकिन हम्म। मैं एक सवाल में ही जवाब है। अगर कबीर उनकी परंपरा में थे, हिंदूवादी, ईश्वरवादी या ब्राह्मणवादी परंपरा से जुड़े थे किसी भी तरीके से, तो इन लोगों ने कबीर को याद कब किया? इन लोगों ने 15वीं शताब्दी में कबीर हुए हैं। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड और यूरोप में कबीर के ऊपर खूब लिखा जा रहा था अंग्रेजी में। हम्म। हटन और तमाम ऐसे स्कॉलर्स ने उनके बारे में लिखा है।
लेकिन हिंदी में पहली बार 1928 में श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली छापी। तो अगर आप ही से जुड़े हुए थे तो आपने इतने 300 साल तक छोड़ के रखा था कबीर को। तो ये तो आदत है, कोई भी बड़ा होगा, जैसे अंबेडकर साहब का नाम ले लीजिए, तो वो बोल देगा कि अंबेडकर नाम ब्राह्मण का दिया हुआ था। तो उनसे सवाल पूछ लीजिए, कहाँ, कब, कैसे, क्यों? तो कोई जवाब रेफरेंस नहीं है, खाली बोल दिए मुख्य कानून छा। इनका तो सब कुछ खाली ओरल ट्रेडिशन में है ना, कुछ प्रमाण उमाण तो होता नहीं, कुछ प्रमाण नहीं होता है। तो उनसे पूछ दीजिए कहाँ पे रेफरेंस है, कौन टीचर ने दिया था, इसका कोई जवाब नहीं होता। इसी तरीके से गुरु रविदास को भी कैप्चर करने की पूरी साजिश चल रही। तो जब तक आप इंटेलेक्चुअल रेसिस्टेंस नहीं करेंगे, इस बहस को बढ़ाएंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, अपना दावा नहीं ठोकेंगे, तब तो सब कुछ कब्जा कर लिया जाएगा ना। अंबेडकर साहब भी विष्णु के अवतार हो जाएंगे 200 साल बाद। कबीर साहब पहले ऐसे कवि हैं, दार्शनिक हैं, जो गरीबों की बात कर रहे हैं, शोषितों की बात कर रहे हैं। वो निराकार निर्गुण दर्शन में विश्वास करते हैं। वो ईश्वर और परलोक के अस्तित्व को नकारते हैं। वो इस धरती की बात करते हैं। वो दुखी मजदूर गरीब लोगों की बात करते हैं। ये उनकी महानता है। तो इसमें बात नहीं हो खाली वो ब्राह्मणी से पैदा हुए थे इसमें बात हो, इसलिए हमारा कॉपीराइट है। अरे कॉपीराइट किस बात का, आपने किया क्या उनके लिए, ये तो बताइए। ये बात है, इसलिए लगातार अपने, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, कल्चरल जो विरासत है उसको क्लेम कीजिए, नहीं तो सब कुछ कब्जा कर लिया जाएगा। मतलब कबीर जयंती पे मेरे दोस्तों से, हमारे दोस्तों से, जो भी साइंस जर्नी सुन रहे हैं, उनसे मेरी यही सलाह है, कैप्चर करें अपने विरासत को। जी जी सर। तो यहाँ पे एक और सवाल बनता है सर कि जैसा कि आपने बताया कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग हैं वो इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देखा जा रहा है कि जो हमारा साहित्य है, जो या फिर हमारा जो सिलेबस है या एजुकेशन सिस्टम है, उस पर भी ब्राह्मणवादियों का ही कब्जा है। तो अगर एक भेड़ जो है उसका इतिहास अगर भेड़िए लिखते रहेंगे जी तो वो तो अपनी ही वाहवाही निभाएंगे। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि इनका दबदबा है ब्राह्मणवादियों का, उसको पढ़कर जितने भी बच्चे सिलेबस या स्कूल में जा रहे हैं, क्या उनको सत्य का जी पता चल पाएगा कभी? देखिए, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना हम नहीं करते हैं, ठीक है। जी। और इसका कारण मैं ये बता रहा हूं कि क्या डॉक्टर अंबेडकर के बाद इस समाज ने जी। इतिहासकार पैदा किया, समाजशास्त्री कितना पैदा किया, अर्थशास्त्री कितना पैदा किया? मेरी बात समझ रहे हैं? जी, जी, कि सिर्फ जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये पढ़ लेना कि बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, वो गुलाम होता है। सिर्फ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लेना और इतिहासकार बनाना, दोनों 2 बातें हैं। एक, हमारा हुँ, जो पूरा मिडिल क्लास है, बहुजन, मैं मिडिल क्लास बहुजन कह रहा हूं, आप उनसे पूछिए तो बोलेंगे कि बाबा साहब ने तो कई लोगों को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, सब वहीं सोफा में धंस के रह गए। तो ये कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि धंस के रह गए उसके बाद कोई काम नहीं होगा? उसके बाद काम होगा ना। 70 साल में समाज ने, देखिए अब समाज को ही बड़ौदा नरेश बनना पड़ेगा और सरकार बनना पड़ेगा। इस समाज ने कितने बच्चों को कोलंबिया, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, लंदन यूनिवर्सिटी भेजा है? समाज की भी तो जिम्मेदारी है। तो जब हुँ, आप हुँ, इतिहासकार नहीं बनाएंगे, जब समाजशास्त्री नहीं बनाएंगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बनाएंगे, अर्थशास्त्री नहीं बनाएंगे, तो आपको तो उन्हीं का इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। आपके पास सीए नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरी बहुजन जमात से मैं अपील कर रहा हूं। देखिए, सब लोग इसमें है कि बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, पीसीएस कर जाए। शॉर्ट टर्म आप जो देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म जो एक परंपरा में एनालिसिस कर रहा हूं 70 साल का, कि जो शॉर्ट टर्म जो जर्नी है, उसके चक्कर में बाबा साहब अकेले लड़के जितना दिए थे इस समाज को, वो इतने सारे कलेक्टर, एसपी, ब्यूरोक्रेट्स, जजेज और सब होके, डॉक्टर इंजीनियर होके सब कुछ खत्म हो जा रहा है, आवाज नहीं निकल रही। क्यों? इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन करने वाले लोग नहीं पैदा किए। और अब जो प्रोफेसर भी सब हो जाता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल बहुत कम लोग होता है। कुछ लोग नौकरी करते हैं। बहुत सारे प्रोफेसर हुँ, होंगे, हुँ। लेकिन क्लास लेना, घर जाना, खाना खा के सो जाना। शिक्षक कौन होता है? शिक्षक वो होता है कि जो अपने समय के ज्वलंत प्रश्न पे सवाल उठाए, क्वेश्चन करे। भले ही सरकार उसका दमन करे, सरकार उसके जो कुछ भी करे, लेकिन उसको उठाना चाहिए। और एक बात जी, साउंड शायद आपकी कट रही है। हो जाना है, किसी काम का आदमी नहीं रहे।
एक स्कॉलर बनने में, एक हिस्टोरियन बनने में, इकोनॉमिस्ट बनने में, साहित्यकार, सोशियोलॉजिस्ट बनने में 25-25 साल की तैयारी होती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक दिन में नहीं बन गए थे। लगातार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब जाके वो बनता है। कितने हमारे समाज में लोग ऐसे हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जो है लीडर बनाएंगे, उसको 20 साल पढ़वाएंगे, 50 साल तक उसको शोध करवाएंगे। तो जब इतिहासकार आप बनाए नहीं, तो इतिहास तो उन्हीं का पढ़ना पड़ेगा ना। और अभी जो आप हुँ, यूनिवर्सिटी हुँ। और तमाम जगह तनाव देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? इसीलिए ना कि पिछले 5-10 साल में बहुत सारे रिसर्चर, शोधार्थी यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने सवाल हुँ, हुँ। खड़े करना शुरू किया है। उनके नैरेटिव को, उनके साहित्य के नैरेटिव को, इतिहास के नैरेटिव को क्वेश्चन करना शुरू किया। तो इसलिए वो एक एक तरह का जो है, इसीलिए दमन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए बहुत लोग डर के मारे बोल नहीं रहे। जिस हुँ। विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ, हज़ारों की संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पढ़ाते होंगे, माइनॉरिटीज़ के लोग, हज़ारों की संख्या में, और सारे विश्वविद्यालय में भी होंगे। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, ये मेरा स्टेटस है। लेकिन यहाँ से हिस्टोरियन मैं बनूँगा, ये मेरा स्टेचर होगा। तो उसके लिए लंबी तैयारी करनी होती है, सिर्फ कह देने से कि इतिहास उनका, भेड़ियों का, हिरण का इतिहास, ये कहने से नहीं होती है। समाज को जागृत होना होगा कि ये लड़ाई, ये जो अपनी अस्मिता की, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की जो लड़ाई है, ये जब तक इंटेलेक्चुअली एम्पावर नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, तब तक आप कितना भी मंत्री बना लो, कितना भी एमएलए, एमपी बना लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ज्योतिबा फुले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर जी, रविदास, तथागत बुद्ध, ये सब बुद्धि से लड़े थे। कोई तोप लेके नहीं आए थे लड़ने। इसलिए लोग, इस तरह के लोग अपने आस-पास, अपने घर में ही पैदा करने होंगे ना। इसलिए जी। इतिहासकार का देखिए, जब सरकारें बदलती हैं तो सबसे पहले इतिहास का सिलेबस बदला जाता है, केमिस्ट्री का नहीं बदला जाता है। क्यों? क्योंकि हुँ, इतिहास में हुँ। सत्ता का खेल है। जो जो इतिहास कंट्रोल करता है, वही राजनीति भी कंट्रोल करता है। तो इतिहास में ही सत्ता का खेल है, इसीलिए इतिहास से सरकारें और सत्ताएँ डरती हैं। जी। बहुत खूबसूरत उत्तर दिया सर। उम्मीद है जो जितने भी दर्शक होंगे ये पॉइंट नोट किए होंगे। सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है कि जब सरकारें बदलती हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री की किताबें नहीं बदलती, उनका सिलेबस नहीं बदलता, उनकी चीज़ें, लेकिन इतिहास ज़रूर बदला जाता है। ये बहुत ही एक आप समझे कि की नोट्स है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और मेरा अगला सवाल है आपसे कि बाबा साहब जो हैं वैसे तो पूरे भारत के लिए उनका जो योगदान है, भारत क्या पूरे विश्व के लिए वो तो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। लेकिन एक देखा गया है कि उनको लोग जो हैं एक खास वर्ग से जोड़कर या वहीं तक सीमित रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो बहुजन समाज में जो ओबीसी वर्ग है, ट्राइबल्स हैं, इनमें कोई ऐसा एक चेहरा नज़र नहीं आता है, जैसे बाबा साहब की तरह। और ओबीसी तो देखा गया है कि वो बिल्कुल बिखराव की तरह है, उसमें तरह-तरह के हैं, कुछ लोग हैं लेकिन छोटे-छोटे स्केल पे हैं। उस तरह का एक चेहरा नज़र नहीं आता, जैसे बाबा साहब का एससी वर्ग के लिए एक चेहरा जिस तरह से इन लोगों ने सीमित करने की कोशिश की है। तो इस पे मैं आपका देखिए, जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है? जी। जो सीमित कर रहे हैं, उनका तो काम ही यही, तो सबको दबाना चाहा। फुले जी। को भी दबाना चाहे, सबको दबाना चाहे, कबीर को भी दबाना चाहे, लेकिन दबाने से दबता नहीं है। और थोड़ा-सा इतिहास ठीक से देखिए, कबीर चाहे फुले हों या फिर साहू जी महाराज हों, पिछड़े वर्ग की एक अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है, पूरे आंदोलन। आखिर डॉक्टर अंबेडकर को फेलोशिप देने वाले कौन थे? बड़ौदा महाराज हुँ। थे। साहू जी महाराज ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, मैंने इसपे कई वीडियोज़ बनाए हैं। तो ऐसी बात नहीं कि उभरे नहीं, लेकिन एक लंबा अंतराल है, और अंतराल का कारण है आज़ादी के बाद जिस तरीके से शिक्षा के लेवल पे काम होना चाहिए था, उस समय तो राजे-रजवाड़े थे ना, महाराष्ट्र से उधर तो राजे-रजवाड़े थे, कई पिछड़े समुदाय के भी राजा थे, तो उन्होंने जी। इंस्टीट्यूशन पे, शिक्षा पे जोर दिया। आज़ादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछड़े वर्ग में मंडल कमीशन जब लागू हुआ, तब एक अवसर मिला कि अब लोग पढ़ेंगे, नौकरियों में आएँगे, तमाम हो गया। आज तक ओबीसी का रिज़र्वेशन पूरा नहीं हुआ। एससी-एसटी का भी नहीं हुआ है, लेकिन ओबीसी की ज़्यादा हकमारी हुई। और जब उनके जी। पढ़ने की बारी आई, 2006 में जब एजुकेशन में आया रिज़र्वेशन, तब से देख लीजिए निजीकरण का खेला चल रहा है। तो जब इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, तो राज्य अपनी ज़िम्मेदारी वहाँ से खींच ली।
तो इसीलिए पूरी परंपरा है, अभी भी आप देखेंगे विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग बोलने वाले, लिखने वाले, धीरे-धीरे देखिए सब ज्ञान का खेल है। और पिछड़े वर्ग में थोड़ा एजुकेशन को लेकर इंटरेस्ट थोड़ा-सा लेट आया। अनुसूचित जी, जाति, जनजाति वर्ग के लोग थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, ना ज़मीन था, ना मवेशी थे। सिर्फ मिला-जुला के यही एक होप था कि हम पढ़ेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। तो जी, एक कोशिश करके एक जनरेशन आया, पहले छोटा-छोटा नौकरी मिला, फिर उसी में से दलित साहित्य इमर्ज करके आया। एक नई चुनौती सामने आया, महाराष्ट्र एक केंद्र बना, दलित पैंथर जी, उससे इंटेलेक्चुअल से पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट निकला। लेकिन पिछड़े वर्ग में उस तरह की चेतना थोड़ा लेट आया बिकॉज़ एक तो अनटचेबिलिटी को शिकार नहीं थे, थोड़ा ज़मीन भी था, थोड़ा संसाधन भी था, थोड़ा सब कुछ था। तो इसलिए उनका काम चल रहा था, लेकिन दलितों के पास तो स्ट्रगल के अलावा कुछ था ही नहीं। तो हुँ, हुँ। इसीलिए जब इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, तभी देखिए शिक्षा का निजीकरण और तमाम व्यवसायीकरण, ओबीसी का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए लगातार इसमें संघर्ष, एक साझा संघर्ष करना ही होगा। जी, जी, जी। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। फिर आएँगे आपके यहाँ, फिर आके बोलेंगे। जी, अच्छा, आज समय ओके, का थोड़ी पाबंदी थी। जी, फिर जी, बोलेंगे, ओके, लगातार हम लोग देखिए संवाद जारी रहना चाहिए और हम लोगों जी, से अपील करेंगे कि साइंस जर्नी जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, क्योंकि यहाँ भी काम की ही बात होती है और काम की बात होनी ही चाहिए। मन की बात जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया है, और मैं इस पे लगातार मुलाकात होती रहेगी। जी, जी, ओके, ओके, थैंक ओके यू, सर। सर शुक्रिया। आपके लिए कुछ आपके लिए ये सुपर चैट्स हैं, 1-2 हैं उसको मैं आपको पढ़ देता हूँ। राजू अच्छा, मने अच्छा। लिखते हैं, एसजे सर जी थैंक यू। आज आपने रतन लाल जी को अपनी डिबेट में आमंत्रित करके महान कार्य कर दिया है। आप दोनों मेरी तरफ से दिल से जय भीम। जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, जय भीम थैंक यू। आपको।